हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट सेकंड अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर हम लोग लेकर के आए हैं आपके सामने, जहां हम लोग चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था और लास्ट क्लास में काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोगों ने मिलकर के डिस्कस किया था और उम्मीद करता हूँ कि वो सब आपके समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन मैंने एज अ होमवर्क या एज अ असाइनमेंट आपको दिया था, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। अब एक बच्चा बोल रहा है कि आपकी टीम फ़ोन नहीं उठाती है, तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, फ़ोन करने का एक निश्चित समय होता है। अगर आप 11 से 7 के बीच में कॉल करेंगे और 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में लंच होता है, उसके अलावा कॉल करेंगे तो आपके कॉल का जवाब दिया जाएगा। और हमारी टीम के पास दिन में लगभग 5 से 6 हज़ार कॉल आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ों को मैनेज करना किस प्रकार से रहता है। बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है, सिस्टम एकदम प्रॉपर है। आप अगर कमेंट करेंगे, आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, सारी जानकारी मिलेगी आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहली बात मोटी मोटी मैं आपको एक बार बता दूं कि ये क्लास जो है ये फोर्स बैच के बच्चों के लिए है। फोर्स बैच के बच्चों को इस क्लास का लिंक मिला होगा और ये क्लास जो है वो नीट और IIT JEE की तैयारी करने वाले बच्चों के लेवल की भी है, क्योंकि यहाँ हम लोग बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक जाते हैं और चीज़ों को बढ़िया से क्लियर करते हैं। बैचेस को ज्वाइन आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, उसके लिए कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, स्टोर में जाना है, कोर्स परचेज करना है। बाकी हमारी टीम खुद ही आपको आपके बैच में ऐड कर देगी, जहां पूरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूरे हफ्ते आपकी क्लासेस चलती रहती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम लोग शुरुआत करेंगे इस प्रश्न से, और ये प्रश्न मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को दिया था कि भाई इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके हमारे पास आंसर भेजिए। काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर भेजा भी है, तो वो देख करके काफ़ी अच्छा लगता है कि बच्चे एक्टिव भी हैं और चीज़ों को सही से देखते भी हैं। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पर टेक्निकल चीज़ में थोड़ा सा बता दूँ मैं आपको कि नज़र मेरी थोड़ी बहुत इधर रहती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा मैं OBS वगैरह और लाइव का सेटअप देखता रहता हूँ। यहाँ मेरी नज़र रहेगी क्लास के बीच में, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके कमेंट्स वगैरह देखता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को ये प्रश्न के साथ में। ये प्रश्न बोलता है कि एक उदासीन गोले पर प्रति सेकंड 10⁻12 अल्फा कण हीलियम के नाभिक गिरते हैं। उस समय की गणना कीजिए जिसमें गोले पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश हो जाता है। मतलब इस केस में हमें बात करनी है समय की। तो किसी भी प्रश्न को जो न्यूमेरिकल होता है उसको हम हल लिख करके स्टार्ट करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन है। कुछ बच्चे न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते वक्त स्टार्टिंग में उत्तर लिखते हैं, तो मेरे हिसाब से उत्तर नहीं लिखना चाहिए। एग्जाम में उसके मार्क्स भी करते हैं बोर्ड में। उत्तर क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि जब आप यहाँ पे उत्तर लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि इसके जस्ट बाद आप जो भी लिखेंगे वो आंसर है, जबकि न्यूमेरिकल में आंसर एकदम लास्ट में आता है। इसीलिए कभी भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो या तो हल लिख करके स्टार्ट करते हैं, या आप इंग्लिश में सॉल्यूशन लिख सकते हो, या फिर सिंपल SOL लिख करके इस तरह से भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न पे आते हैं। आंकिक प्रश्नों से काफी बच्चों को भय बना रहता है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि यह भय क्यों होता है, बट हाँ, आंकिक प्रश्न में जो है भय रहता है बच्चों को। जिन भी बच्चों ने क्लासेस अटेंड नहीं की है बच्चों, अभी आपके पास समय है। मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं कि 14 तारीख से 14 के बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। 14 के बाद में क्लासेस, आज मैं उतनी लंबी क्लास लेने की मूड में नहीं हूं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा फ्लो नहीं बन पा रहा है अभी। तो आप अगर 1 घंटे की क्लास ले रहे हो तो हम लोग उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आपको 14 तारीख तक का समय दे रहा हूँ। आप सभी बच्चे अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लो, अपनी सिटिंग बना लो, अपना जो पीछे का छूटा कूटा है कुछ तो उसको कंप्लीट कर लो, और 14 से आप जो है एकदम परफेक्ट वे में हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि इसके बाद में मुझे सारे कोर्स को अच्छे चलाना है और मैं क्लासेस 1 घंटे की लूँगा इसके बाद, है ना। तो आपके पास अभी समय है, आप 3-4-5 दिन अभ्यास कर करके अपने आप को उस लायक बना लीजिए कि आप इतनी लंबी लंबी क्लासों को अच्छे से झेल सकें और चीज़ों को सीख सकें। क्योंकि मैं आपको जो देने आया हूँ, मैं आपको जिस लेवल का पढ़ाने आया हूँ उस लेवल का पढ़ाने के लिए समय चाहिए। तो मैं ठान के बैठा हूँ इस बार कि मुझे एकदम बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक आपको सिखाना है। तो मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप लोगों की प्रतिबद्धता भी चाहिए, आप लोगों का फोकस भी मुझे चाहिए। तो आप लोग आदत बना लीजिए। 14 तारीख तक का समय है आपके पास, तब तक आप अपनी हैबिट फॉर्म कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा और फिर चीज़ें बड़ी और लंबी ही चलती रहेंगी। एक उदासीन गोले पर प्रति सेकंड 10⁻12 अल्फा कण गिरते हैं। तो 10⁻12 अल्फा कणों की बात यहां पर हो रही है। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि अल्फा कण जो होता है वो क्या होता है ना। तो सबसे पहली बात तो अल्फा कण के बारे में करते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि भाई चीज चल क्या रही है। तो जो अल्फा कण होते हैं इनके बारे में एक बहुत विशेष बात मैं आपको बताता हूं।
अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक होता है। तो अल्फा कण कौन है? हीलियम का नाभिक है। अब आप बोलोगे हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो दिमाग लगाएं, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, ये आवर्त सारणी में अपन नंबर से याद करते हैं। तो हीलियम का मतलब हो गया नंबर 2, और नंबर 2 का मतलब ये हुआ कि आपके पास हीलियम में उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। मैं न्यूट्रॉनों की बात अभी नहीं कर रहा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको अगर जानना है तो 2 न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही प्रोटॉन है, परंतु क्योंकि यहाँ पे हम अल्फा कण की बात कर रहे हैं तो अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक। तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के बाद जो चीज बच रही है वो आपका क्या है? अल्फा कण है। तो समझे बात को, हीलियम के अंदर तो 2 प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, इसका मतलब जो अल्फा कण है उसके ऊपर आवेश कितना होगा? उसके ऊपर आवेश होगा 2 प्रोटॉनों के बराबर। और 2 प्रोटॉनों के ऊपर कितना आवेश होता है आपको पता है? एक प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। तो आपके एक अल्फा कण के ऊपर कितना आवेश हुआ? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। यहां तक समझ में आ गया? तो नाभिक की बात की है उसने। आप ये मत सोचना कि सर आपने इलेक्ट्रॉनों को क्यों नहीं गिना, क्योंकि अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का नाभिक, केवल नाभिक की बात कर रहा है, बाहर के इलेक्ट्रॉन से हमें मतलब नहीं है। तो नाभिक में केवल 2 प्रोटॉन है, तो चार्ज होगा प्लस का, और वो कितना होगा? जितना 2 प्रोटॉनों का होता है, अर्थात 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और चीजों को आप बढ़िया से देख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, यहां तक आपको एकदम बात क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं अपन, शुरू करें। ठीक है, अब प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न को हल करना बेहद आसान रहने वाला है। देखिए, इस बात को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं, जगह बन जाएगी थोड़ी सी। इसको आप नोट कर लीजिए, या फिर इसका कुछ फोटो वोटो खींचना हो तो वो खींच लीजिए। ठीक है, भैया हिलना नहीं चाहिए। हाँ, अब ठीक है। चलिए, तो ये जो कुछ भी समझाया इसको मैं एक लाइन में यहाँ लिख देता हूँ कि 2 प्रोटॉन अर्थात 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम, ये बात हो गई आपके अल्फा कण के बारे में। ठीक है, अब आगे समझिए। 10 की घात 12 अल्फा कण 1 सेकंड के अंदर गुजरते हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड के अंदर कितने अल्फा कण गुजरते हैं? 10 की घात 12 अल्फा कण पड़ रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आप ये बताइए कि कितने समय के अंदर जो आवेश है वो कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोकूलाम हो जाएगा। तो मैं ये मान लेता हूं कि भाई टी समय के अंदर जो आवेश है वो 2 माइक्रोकूलाम हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि माना टी समय में आवेश 2 माइक्रोकूलाम हो जाता है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि भाई टी समय के अंदर जो आवेश है वो 2 माइक्रोकूलाम हो जाता है, क्योंकि मानना तो पड़ेगा, समय तो हमें मानना पड़ेगा, और एक्चुअल में इसी टी का जो मान है वो हमें निकालना है। अभी निकालेंगे अपन। ओके, तो अगर 1 सेकंड में, चूंकि इसको चूंकि बोलते हैं, 1 सेकंड में 10 की घात 12 अल्फा कण गिर रहे हैं, तो टी समय में, टी सेकंड में कितने अल्फा कण गिरेंगे? 10 की घात 12 इंटू टी। अगर आप इसको पूरी तरह से लिखना चाहें तो 1 सेकंड में अल्फा कण 10 की घात 12 गिर रहे हैं, तो टी सेकंड में अल्फा कण कितने होंगे? टी सेकंड में अल्फा कण 10 की घात 12 अल्फा कण 1 सेकंड में गिर रहा है, तो टी सेकंड में कितना गिरेगा? 10 की घात 12 इंटू टी। यहां तक समझ में आता है? ये तो हो गया अल्फा कणों की संख्या। अब एक अल्फा कण पर आवेश कितना है? एक अल्फा कण पर आवेश कितना है? तो एक अल्फा कण के ऊपर आवेश है आपका 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19। यह आपने यहां से देख लिया। तो हमारे पास कितने अल्फा कण है? 10 की घात 12 इंटू टी। तो 10 की घात 12 टी अल्फा कणों पर आवेश कितना होगा? उन पर आवेश होगा, एक कण पर आवेश है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19। तो 10 की घात 12 टी अल्फा कणों पे कितना होगा? इंटू कर दीजिए 10 की घात 12 टी। एकदम सिस्टमेटिक न्यूमेरिकल चल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हैं जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, और चीजें आपके सामने एकदम क्लियर है, और उन चीजों को समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
बताओ, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि बहुत आसान चीज है। ओके, अब हमें क्या कहा गया, हमें एक बात समझ में आ गई कि 10 की घात 12 टी अल्फा कणों के ऊपर कितना आवेश है, 10 की घात 12 टी अल्फा कणों के ऊपर आवेश है ये वाला 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 10 की घात 12 टी। ये आवेश ऑलरेडी हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कितना दे रखा है, 2 माइक्रोकुलाम। तो ये आवेश ऑलरेडी हमें दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम, तो हम इसको किसके बराबर कर सकते हैं, 2 माइक्रोकुलाम के बराबर कर सकते हैं। तो प्रश्नानुसार, ध्यान से सुनिए, प्रश्नानुसार यहां आप लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार आप क्या कर सकते हैं, ये जो आवेश आपने निकाला है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 इंटू 10 की घात 12 टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 माइक्रोकुलाम के बराबर। माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलें तो वो हो जाएगा 2 इंटू 10 की घात -6 कुलाम, क्योंकि ये बात मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि अगर आप माइक्रो शब्द की बात करें तो माइक्रो शब्द का मतलब होता है 10 की घात -6, तो 2 माइक्रोकुलाम बराबर होगा 2 इंटू 10 की घात -6 कुलाम के। ठीक है, समझ पा रहे हैं, बढ़िया। तो यहां से आपने इसको बराबर कर दिया। अब यहाँ पे एक ही चीज है जो अननोन है, जो आपको नहीं पता है, वो है टी। तो बस यहां से आप टी का मान आराम से निकाल सकते हैं और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया कमेंट सेक्शन में फटाफट से मक्खन लिख दीजिए, और जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं एक बार और क्वेश्चन को समझा देता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मैं ये मान के चलता हूं कि बच्चे नए हैं और चीज़ों के साथ अभी अभी आप फेमिलियर होना सीख रहे हो, तो धीरे धीरे आप लोग फ्लो में आओगे, है ना, धीरे धीरे फ्लो में आओगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, गुड, अच्छी बात है। एक बार फिर समझाता हूं। इसने कहा कि भाई एक उदासीन गोले पर प्रति सेकंड 10 की घात 12 अल्फा कण गिर रहे हैं। मतलब आपके पास एक उदासीन गोला है और उस उदासीन गोले के ऊपर प्रति सेकंड कितने अल्फा कण गिर रहे हैं, प्रति सेकंड 10 की घात 12 अल्फा कण जो है वो उसके ऊपर गिर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई सभी के। उसके बाद उसने कहा कि उस समय की गणना कीजिए जिस पर गोले पर 2 माइक्रोकुलाम आवेश हो जाता है। वो टाइम आपको निकालना है जब 2 माइक्रोकुलाम का आवेश हो जाए। अब हम थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं कि जो प्रश्न हमने समझा है एक्चुअल में वो प्रश्न सही भी है क्या। देखो 10 की घात 12 अल्फा कण, तो मेन फोकस किसके ऊपर है, अल्फा कण के ऊपर। अल्फा कण के ऊपर कितना आवेश होता है, अल्फा कण होते हैं नाभिक हीलियम के, लिखा हुआ भी है देखो यहाँ पे, हीलियम का नाभिक। तो 2 प्रोटॉन के बराबर उसके ऊपर आवेश होता है। प्रोटॉन का आवेश है, इसका मतलब प्लस का होगा। तो एक अल्फा कण के ऊपर आवेश होगा, एक अल्फा कण पे, ये जो मैं आवेश की बात कर रहा हूं ये एक अल्फा कण के आवेश की बात कर रहा हूं, तो वो होगा प्लस का 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 कुलाम। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी के ऊपर भी अल्फा कण आप छोड़ रहे हो, इसका मतलब उसके ऊपर किस टाइप का आवेश आप छोड़ रहे हो, पॉजिटिव। मतलब किसी के ऊपर भी अगर आप अल्फा कण छोड़ रहे हो, जैसा प्रश्न ने कहा है, तो अल्फा कण छोड़ने का मतलब हो गया कि आप उसके ऊपर जो आवेश दे रहे हो वो पॉजिटिव दे रहे हो। तो एट द एंड वस्तु के ऊपर कैसा आवेश आना चाहिए, एट द एंड वस्तु के ऊपर पॉजिटिव आवेश आना चाहिए। आप ध्यान दें यहाँ पे वस्तु के ऊपर पॉजिटिव आवेश ही आ रहा है, मतलब प्रश्न अपने आप में बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कोई मुश्किल सवाल कर रहे हो या फिर आसान सवाल कर रहे हो या फिर आप एक एवरेज क्वेश्चन कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो प्रश्न है उस प्रश्न को कितना फील कर पा रहे हो आप। देखो IIT JEE में सॉल्व करते वक्त ना हम क्वेश्चन को फील करने की कोशिश करते हैं। कान को इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, ऊपर से पकड़ो, नीचे से पकड़ो, अच्छी तरह से चीजों को देख करके समझो ताकि प्रश्न की फीलिंग आना आपको स्टार्ट हो जाए। और वो कहते हैं ना, जिस चीज का अपन को फील आ जाता है वो चीज अपन बेस्ट करते हैं अपनी। मैं ये चाहता हूं, मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को अच्छे से चीजों का फील आ जाए। बढ़िया, आगे बात करें, चलो। तो एक सेकंड के अंदर कितना आवेश, कितने अल्फा कण गिर रहे हैं, एक सेकंड के अंदर 10 की घात 12 अल्फा कण जो है वो गिर रहे हैं। ठीक है, माना टी समय में। अब उसने कहा है कि बताओ कितने टाइम बाद आवेश जो है वो 2 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। तो मैंने खुद ने मान लिया कि भाई टी समय के बाद में जो आवेश है वो आपका 2 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। मान लेते हैं इस बात को। इसको मानने से क्या हुआ, इसको मानने से ये हुआ कि टी सेकंड में कितने अल्फा कण गिरेंगे वो आपको पता लगना चाहिए। तो एक सेकंड में अल्फा कण गिर रहे हैं 10 की घात 12, तो टी सेकंड में अल्फा कण कितने गिरेंगे, 10 की घात 12 इंटू टी, इतने अल्फा कण हैं। अब दिमाग लगाने वाली बात यह है कि अगर इतने अल्फा कण है तो आवेश कितना है। भाई बहुत सिंपल है, एक अल्फा कण के ऊपर आवेश इतना होता है, तो इतने के ऊपर कितना होगा, दिस इंटू दिस। तो यहां पे अपन ने लिखा कि चूंकि एक अल्फा कण के ऊपर आवेश इतना है, इसीलिए 10 की घात 12 टी अल्फा कणों के ऊपर इतना आवेश होगा। और प्रश्न ने ये बात बोल ही दी थी कि आप
अगर टी समय तक इतना कुछ करोगे तो आवेश 2 माइक्रोकूलम के बराबर आएगा। मतलब हमने ये जो आवेश निकाला है ये बराबर होना चाहिए 2 माइक्रोकूलम के। एक छोटी सी बात और है, भैया कि माइक्रोकूलम में कभी भी अपन रखते नहीं है, हमें रखना ऐसा ही मात्रक में होता है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोकूलम को जब कूलम में बदलते हैं तो 10 की घात -6 से गुणा करना होता है। थ्योरी में अपन ने पढ़ा है। तो इसी चीज को मैंने जो है 10 की घात -6 से गुणा कर दिया और चीजें अपने हिसाब से सिस्टमेटिक हो गई। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने से बातें अपने आप सेट हो जाएंगी। सॉल्यूशन भी कर देते हैं, क्योंकि काफी बच्चे ये गुस्सा करते हैं कि सर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हो पूरा। अब उस चीज को लेकर तो मैं क्या बोलूं, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन है आपका, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 से 2 कट गया और ये आ गया आपका t बराबर 1 बराबर 10 की घात -6 बटा 1.6 इंटू 10 की घात -19 इंटू 10 की घात 12। ठीक है, यहाँ तक आ गया। क्योंकि समय है तो यूनिट जो है वो सेकंड के अंदर चलेगी। ये बात अपन डायरेक्टली बिना कुछ बोले कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। इज इक्वल्स टू, काफ़ी बच्चों को समस्या होती है, इसलिए मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ। 1/1.6 लिख सकते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा 10 की घात -6 ऊपर है, जब भी 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात +19 गुणा, जब भी 10 की घात -12 ऊपर जाएगा, 10 की घात 12 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात -12। ठीक है, आगे बात करते हैं। गौर फरमाइएगा, ये वैल्यू आप याद ही कर लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम आती है। तो इसको आप याद ही कर लो, लर्न कर लो इसको। टू बी लर्न, कभी भी मैं ये लिखूँ ना कि इस चीज़ को याद कर लो, तो उसको याद करने से आपका समय बचेगा। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हो, बट जब भी मैं आपको बोलूँ टू बी लर्न तो आपको उसको याद कर लेना है, ताकि आपका समय बाद में बचे। तो 1/1.6 आप करेंगे तो ये आता है 0.625। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यही सजेशन दूंगा कि आप इसको याद करके रखें। ठीक है, 0.625 ये आ गया गुणा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैथ्स में एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे a की घात m गुणा a की घात n होता है ना, तो जब ये सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे a रहेगा और ऊपर आ जाएगा m + n। तो यहाँ पे आप गौर फरमाए, नीचे भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, ऊपर सब कुछ जुड़ जाएगा। तो -6 +19 -12। गौर फरमाएंगे तो 6 और 2 8 होता है। तो ये आपके पास बचा 0.625 इंटू 10 की घात 1, और यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1000। उस 1000 से एक 0 कट जाएगा, कट जाएगा उससे, और ये आ जाएगा, वापस 100 का भाग लगाओगे तो 6.25। और इसका कंप्लीट आंसर आपके सामने मैंने निकाल के दिखा दिया पूरा सॉल्यूशन करके, और आंसर आपका आ गया 6.25 सेकंड। इसका मतलब 6.25 सेकंड लगेंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोग काफ़ी बच्चे सही आंसर दिए हैं, जैसे अभिषेक है यहाँ पर, प्रियांशी है, संतोष का आंसर भी बिल्कुल सही है। बढ़िया बढ़िया, ओके ठीक है। आगे बात करें, और इसको आप कह सकते हो उत्तर, आंसर, इसको आप आंसर बोल सकते हो। पक्का यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो यहां पे कमेंट करके बता सकता है। मैं चीज़ों को इस प्रकार से चलाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक भी बच्चा नहीं छूटे और हर एक बच्चे को हर एक चीज समझ में आए क्लास के अंदर। जिसका सही था उसको बहुत बहुत बधाई, है ना? बढ़िया, आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है पढ़ाई करने में? ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फोटो वोटो खींचना हो तो खींच लीजिए, बाकी इसकी पूरी PDF जो है एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी, है ना? तो अगर कोई भी आप चीज़ देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं आवेश के बारे में और द्रव्यमान के बारे में, है ना? इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे आवेश वर्सेस द्रव्यमान। शुरू करते हैं दोनों के बीच में अंतर। सबसे पहला अंतर तो इनकी परिभाषाओं का होगा, और परिभाषाएं आप दोनों की जानते हो।
आवेश की परिभाषा भी आप लिख सकते हैं अगर कोई आपसे अंतर पूछता है तो, और उसी वक्त आप द्रव्यमान की परिभाषा भी लिख सकते हैं। दोनों की परिभाषा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आप लोग पढ़ चुके हो वैसे तो। आवेश की परिभाषा क्या है कि आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसकी सहायता से वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा उनके प्रभावों को अनुभव करता है। इसके पहले वाली क्लास में अपन ने बहुत डिटेल में इस बात को डिस्कस किया है। जब बात आती है द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। तो कभी आपको द्रव्यमान की परिभाषा देनी हो तो किसी वस्तु में निहित लिख लें कमेंट सेक्शन में, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। सेकंड चीज, सेकंड डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। देखिए, आवेश हमेशा उस वस्तु में देखने को मिलता है जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, परंतु मतलब ये बिल्कुल एक तय बात माने आप, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, कि आवेश हमेशा तब आएगा जब वस्तु के पास द्रव्यमान हो। मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती जिसके पास द्रव्यमान ना हो और आवेश हो। परंतु जब हम द्रव्यमान के एंगल से देखते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु के पास द्रव्यमान हो और आवेश भी साथ में हो। मुझे पता है कि जो बातें मैंने बोली हैं वो शायद आपके ऊपर से गई हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं धीरे धीरे। सुनिए, जैसे किसी वस्तु के पास अगर आवेश है तो 100% द्रव्यमान भी होगा। मतलब एक द्रव्यमान वाली वस्तु है, अगर एक वस्तु के पास द्रव्यमान है तो ही उसके ऊपर आवेश हो सकता है। परंतु अगर आप यहां देखें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो उसके पास आवेश भी हो। आई बात समझ में आपके? अब ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ जो मैंने बोला? पक्का समझ में आया? मतलब आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ संबंधित होता है। मतलब अगर किसी वस्तु के पास आवेश है तो उसके पास द्रव्यमान भी पक्का पक्का से होगा, जबकि इसका उल्टा सही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो आवेश का होना जरूरी है। तो मैं एक बात लिख देता हूं कि आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है। ठीक है। किसी वस्तु में, सिंपल भाषा में लिखता हूं, किसी वस्तु में बिना द्रव्यमान के, किसी वस्तु में बिना द्रव्यमान के आवेश होना संभव नहीं है, संभव नहीं है। और यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसी कोई बात नहीं है, द्रव्यमान बिना आवेश के भी हो सकता है। बढ़िया, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग क्लास में एक्टिव हो यार, क्योंकि देखो एक बात मान के चलना कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना उनको मैं बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ा रहा हूं और बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। इस बार में कोई जल्दी नहीं है। इस बार क्लास की ड्यूरेशन भी बहुत लंबी है, आप लोग भी पढ़ने को तैयार हो। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के नोट्स भी साथ साथ बनते रहे और आप क्लास में एकदम अलर्ट मोड में रहो, क्योंकि यही सब बेसिक ना एक समय ऐसा आएगा जब आपको ये एहसास होगा कि काश कोई बेसिक पढ़ा देता। सब लोग ऊपर ऊपर से आपको ले जाएंगे और फिर आपको जब बेसिक नहीं आते होंगे तो आप परेशान होगे, है ना। एक बच्चे ने पूछा है कि सर सैटरडे को भी क्लास होती है क्या? होती है बेटा, बट इस सैटरडे को नहीं होगी। अभी मैं 3-4 दिन के लिए थोड़ा बाहर हूँ, तो मैंने आपको बताया कि 14 तारीख के बाद में फ्लो बन पाएगा। मैंने सेशन को प्रॉपर्ली स्टार्ट कर दिया है, आप लोगों को बता दिया है कि आपको अपनी पढ़ाई इस साल कैसे करनी है। अब 14 तारीख के बाद में एकदम परफेक्ट फ्लो बन जाएगा। थोड़ा सा बाहर जाना हो रहा है मेरा अभी, तो उस रीज़न से मैं सैटरडे को इस बार क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आवेश सदैव द्रव्यमान संबंधित होता है, किसी वस्तु में बिना द्रव्यमान के कभी भी आवेश नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है मैं समझाता हूं। अगर आप रुके हुए हो तो आपका द्रव्यमान कुछ और होगा, और जब आप भागोगे तो आपका द्रव्यमान कुछ और होगा। यह बात होती है। जब आप रुके हुए हो तो आपका द्रव्यमान कुछ और होगा, और जब आप भागोगे तो आपका द्रव्यमान कुछ और होगा। एक फॉर्मूला है जो आइंस्टाइन भाई साहब की हेल्प से हम लोगों ने बनाया था, m = m0/√μ
1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान से समझना सभी बच्चे। एम नॉट का मतलब क्या है? एम नॉट का मतलब है आपका रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब क्या है? जब आप रुके हुए हो तो उस समय जो आपका द्रव्यमान है वो एम नॉट है। मैं वापस रिपीट करता हूं, जब आप रुके हुए हो, आपका वेग शून्य है, तो उस समय जो आपका द्रव्यमान है वो एम नॉट है। जब आप वी वेग से भाग रहे हो, मतलब आप अगर v वेग से भाग रहे हो, तो आपका नया वाला द्रव्यमान का फॉर्मूला है m बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जहां पे v वो वेग है जिससे आप भाग रहे हो और c है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आप ये बोलोगे कि सर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज फील क्यों नहीं होती? सब तो ये कहते हैं कि द्रव्यमान नियत रहता है, द्रव्यमान बदलता नहीं है। तो आपको बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज इसलिए फील नहीं होती क्योंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब भागते हो तो कितनी स्पीड से भाग लोगे? आपकी स्पीड होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कार में बैठे हुए हो तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन में बैठे हुए हो तो 150, 200, 250, जेट में भी बैठ जाओगे तो 700, 800 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ज्यादा आपकी स्पीड नहीं होगी। जबकि जो लाइट की स्पीड है, जो यहाँ पे c आ रहा है, ये c बहुत बड़ा है, इसका मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और अगर इसको आप किलोमीटर में जज नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको बताता हूं, दूसरे अल्फाज में ये हो गया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जो प्रकाश का वेग होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इतनी बात तो तय मान के चलो कि आप लोग बहुत कम स्पीड से चलते हो। अब जरा थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पे ध्यान देते हैं। आप अगर बहुत कम स्पीड से चल रहे हो, इसका मतलब ये जो v है ये बहुत छोटा है। अगर v बहुत छोटा है तो उसका जिस संख्या से भाग लग रहा है c स्क्वायर, वो बहुत ही बड़ी संख्या है। अगर एक छोटी सी संख्या का बहुत बड़ी संख्या से भाग लगाओगे तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी। अगर वैल्यू बहुत छोटी आएगी तो एक में से एक बहुत छोटी वैल्यू माइनस हो रही होगी, तो आप उसको नगण्य कर सकते हो। तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये जो v है वो इतना कम होता है कि v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वाला ये जो फैक्टर है इसको हम नगण्य कर देते हैं। अगर ये नगण्य हो जाए तो केवल 1 बचेगा। 1 का भाग एम नॉट में लगाओगे तो एम नॉट m के बराबर आ जाएगा। इसलिए हमारी डेली लाइफ में, इसलिए हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप ये चीज देखने को मिलता है कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ये फर्क महसूस नहीं होता। परंतु अगर आप बात करो एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म लेवल पे आप बात करो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के लिए आप बात कर रहे हो, न्यूट्रॉनों के लिए आप बात कर रहे हो, आप आइंस्टाइन की नाभिकीय भौतिकी की बात कर रहे हो, तो वहां आपका जो वेग है वो लगभग c के बराबर होता है। तो ऐसे केस में m और m नॉट बराबर नहीं होते और आपका द्रव्यमान जो है वो वेग के साथ में बदलता है। तो मोटी मोटी बात क्या है? इतनी सारा डिस्कशन मैंने आपके सामने कर दिया, इतनी लंबी बात मैंने आपके सामने बोल दी, बट सबसे मोटी बात मैं आपको बता दूं कि आपको याद ये रखना है कि जो वस्तु का द्रव्यमान है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। वेग के साथ में वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन का हमारे पास फॉर्मूला भी है और वो फॉर्मूला है m बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हमेशा आपको याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। बताओ यहां तक समझ में आया सभी को कि भैया ये बात सर ने बोली है कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो वेग के साथ में बदलता है, वस्तु का द्रव्यमान वेग के साथ में बदलता है। जबकि अगर कंपेयर कर रहे हैं अपन आवेश के साथ में, तो ये बात ध्यान रखें कि किसी भी वस्तु को ऊपर मान लो कोई आवेश है, जैसे किसी वस्तु के ऊपर मान लो 10 कूलाम का आवेश है, उसको आप कितनी भी स्पीड से भगाओ, कितना भी तेज वो चले, उसके वेग के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। मतलब उसका वेग उसके आवेश के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। मतलब वस्तु का आवेश जो है उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, योगेश शर्मा कह रहे हैं सर नहीं समझ में आया, तो कोई बात नहीं बेटा, एक बार फिर सुन लो। आप मोटी मोटी बात याद रखो कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है, अगर आप उसको v वेग से चलाओगे तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा। मतलब द्रव्यमान जो है वो वेग पर निर्भर करता है। ये बात याद रख सकते हो मोटी मोटी, यहां तक ठीक है। योगेश मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका कमेंट चाहूंगा मैं वापस से एक बार, है ना, कि द्रव्यमान जो है वो द्रव्यमान बदलता है वेग के साथ में। परंतु अगर किसी वस्तु के ऊपर 10 कूलाम आवेश है, आप उसको कितनी भी स्पीड से भगाओ, उसके आवेश में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब वस्तु का आवेश जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो उसके वेग पर निर्भर करता है। बताओ, इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकते, क्लास हिंदी मीडियम की है तो हिंदी मीडियम में ही चलेगी। इस चीज के लिए सॉरी, ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो लिखो कि वस्तु का द्रव्यमान
वस्तु का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, और यहां आप लिख सकते हैं कि आवेश वस्तु के वेग पर, आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। और इसलिए कहते हैं कि आवेश जो है वो अचर है। अचर मतलब बदलता नहीं है, आवेश जो है वो अचर है। अतः आवेश अचर है। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया? सभी को आ गया? ओके, बढ़िया, ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये बात यहां तक समझ में आ गई। तो ये मूलभूत अंतर है आवेश और द्रव्यमान के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए कि भाई आवेश का क्या मतलब है, द्रव्यमान का क्या मतलब है, दोनों की परिभाषाएं क्या है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमेशा एक वस्तु में अगर द्रव्यमान है तो ही उसके ऊपर आवेश हो सकता है। आवेश हमेशा द्रव्यमान संबंधित है, ऐसा कभी नहीं होगा कि बिना द्रव्यमान के आवेश आ जाए, ये चीज संभव नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर किसी वस्तु को चलाते हैं, उसके अंदर वेग होता है तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, परंतु किसी भी वस्तु के चलने से उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आवेश एक अचर राशि हो गई, बदलती नहीं है आपकी वस्तु के वेग के साथ में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपको चीजें और अच्छी लगने लगेंगी। साइंस को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ो तो मजा आना चाहिए, है ना। पहली बात, 3 स्थितियां ले रहे हैं अपन। आवेश रुका हुआ है, दूसरा आवेश एक फिक्स वेग से चल रहा है, और तीसरा आवेश जो है वो वेग को बदल बदल करके चल रहा है। मतलब पहली स्थिति ये लेते हैं कि जब आपका आवेश Q जो है वो रुका हुआ है, मतलब उसका वेग जो है वो 0 है। ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पॉइंट को कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा एज अ फैक्ट। ये थोड़ा सा अभी कम समझ में आएगा, इसको एज अ फैक्ट ही आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जो आपने अभी पढ़ी नहीं है, जिनको पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा अभी। तो इसको एज अ फैक्ट याद रखें कि अगर कोई भी आवेश है और वो आवेश अगर रुका हुआ है तो वो केवल एक ही चीज उत्पन्न करता है, और उस चीज का नाम है विद्युत क्षेत्र। तो ये बात याद रखें कि रुका हुआ आवेश, आपसे कोई पूछे कि रुका हुआ आवेश केवल किस चीज को उत्पन्न करता है, तो रुका हुआ आवेश जो है वो केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको विद्युत क्षेत्र ही लिखिएगा, इसको विद्युत धारा मत लिख दीजिएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और विद्युत धारा दोनों अलग अलग चीजें हैं। बस आपको मोटी बात याद रखनी है कि जब भी कोई आवेश रुका हुआ रहता है तो वो केवल और केवल क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यह है कि जब भी कोई आवेश नियत वेग से चलता है, जब भी कोई आवेश नियत वेग से चलता है, नियत का मतलब साइंस में, इंग्लिश में तो अपन लिखते हैं कांस्टेंट, और अगर इसको सिंपल भाषा में समझना हो तो आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, फिक्स। जैसे अगर आपका आवेश अगर 20 मीटर प्रति घंटे की स्पीड, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रहा है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ही चलता रहेगा, है ना। एक नियत वेग के साथ में अगर आपका आवेश चल रहा है तो हम ये बात बोल सकते हैं कि वहां पर केवल 2 चीजें, जैसे आपका आवेश है, उसका आवेश का वेग, थोड़ा सा यहां पे लिखने में मैंने गलती करी, जो आपका आवेश है उस आवेश का वेग नियत है, आवेश नियत नहीं है, आवेश का वेग नियत है, कि आवेश कुछ भी हो वो एक फिक्स वेग से चल रहा है। जैसे 20 मीटर प्रति सेकंड है तो 20 मीटर प्रति सेकंड से ही चलता रहेगा। ऐसे केस में वो 2 चीजें उत्पन्न करता है, आपको एज अ फैक्ट उनको याद रखना है। पहला है विद्युत क्षेत्र, और दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये 2 केस आपने देखे। अब तीसरे केस पे आते हैं। तीसरा केस भी एज अ फैक्ट ही आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई आवेश है और वो आवेश परिवर्ती वेग से चल रहा है, उसका वेग नियत नहीं है, मतलब कभी हो सकता है 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा हो, कभी हो सकता है 40 मीटर प्रति सेकंड चल रहा हो, कभी हो सकता है
50 मीटर प्रति सेकंड चल रहा हो, कभी हो सकता है 5 मीटर प्रति सेकंड चल रहा हो। मोटी मोटी बात यह है कि उसका वेग जो है वो समय के साथ में बदल रहा है, और ऐसे केस में हम ये बोलते हैं कि आपका आवेश त्वरित है, क्योंकि वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। और अगर वेग में परिवर्तन वस्तु के हो रहा है तो हम ऐसे बोलते हैं साइंस में कि आपकी वस्तु त्वरित है, एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेशन कहा जाता है त्वरण को। तो अगर आपके आवेश में, अगर आपका आवेश का वेग नियत नहीं है और उसके अंदर त्वरण है, अर्थात उसका वेग अगर बदल रहा है, तो वो फिर 3 चीजें उत्पन्न करता है। आप तीनों बातें लिखें। वो उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र, वो उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र, और साथ में वो विकिरण बनाएगा, मतलब रेडिएशन। वो विकिरण बनाता है, वो रेडिएशन बनाता है, और वो ऊर्जा को भी विकिरित करता है, ऊर्जा को भी वो बाहर निकालता है, ऊर्जा का विकिरण करता है। इसलिए हम कहते हैं कि इस केस में विकिरण भी देखने को मिलती है। सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं ऊर्जा विकिरित करता है, ऊर्जा विकिरित करता है। ठीक है, और ये चीज आप ध्यान रखें कि ऐसे जब आवेश त्वरित होता है तो आवेश के त्वरित होने से ही एक विशेष प्रकार की तरंग बनती है, और उस तरंग के बारे में आपको इस फर्स्ट बुक के, फिजिक्स फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर में पढ़ना है, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है EMW। ये BMW नहीं है, ये EMW है। ठीक है, ये आपका जो है फर्स्ट बुक जो है फिजिक्स की, उसका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। तो मैंने आपको कहा था ना कि जब आपका आवेश रुका हुआ रहेगा तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वो स्थिर वैद्युतिकी है। तो स्थिर वैद्युतिकी आपकी यहीं तक है, उसके बाद आप देखोगे करंट, मैग्नेटिक फील्ड, वो ये वाला रहेगा। और लास्ट में जब आपका आवेश अंट शंट वेग से भागेगा तो आप वहां पे अध्ययन करोगे विद्युत चुंबकीय तरंग का, और इस चीज को आप यहाँ पे लिख के रख सकते हो। वेरी गुड। वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं विकिरण क्या है। हरवीर ने पूछा है बेटा विकिरण के बारे में बहुत डिटेल में हम चैप्टर नंबर 8 में अध्ययन करेंगे, तो वहां आपको चीजें जानने को मिलेंगी। बताएं, यहां तक कहानी समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ूं? यहां तक कहानी अगर समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें। ठीक है, यहां तक मक्खन हो गया एकदम सब कुछ, है ना? बढ़िया मजा आ रहा है क्लास के अंदर आपको, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग टॉपिक को फील कर पा रहे हैं। और जैसे मक्खन अपने एकदम डालते पिघल जाता है ना, वैसे ही मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊं कि एकदम आपके दिमाग में वो पिघल जाए और आपके अंदर चला जाए अच्छे से दिमाग में, इधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटो वोटो खींचना चाहो खींच सकते हैं, नोट करना चाहो नोट कर सकते हैं, और अगर आपने एप्लीकेशन ज्वाइन करी रखी है तो इसका पूरा PDF आपको एप्लीकेशन में मिल ही जाएगा बिना किसी समस्या के। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं, आज की क्लास का समापन करते हैं, और उसके बाद आपको एक और होमवर्क मिलेगा जिसको पढ़ के आपको जो क्वेश्चन आपको करना है फिर से वापस से। चलिए ध्यान दीजिए, अब बहुत अच्छे से मुझे बताना जो मैं पूछूं उसका जवाब। जैसे मान लीजिए आपके पास एक उदासीन वस्तु है, एक उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? उदासीन वस्तु का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, ये उदासीन वस्तु का मतलब है। ठीक है, तो आपके पास एक उदासीन वस्तु है, उसका द्रव्यमान कितना है? m है। आपने क्या किया, उस वस्तु को धनावेशित कर दिया। एकदम सारा फोकस यहां ले आओ 2 मिनट के लिए, मैं कुछ बहुत खास बात आपसे करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। आपके पास एक m द्रव्यमान की वस्तु है, उदासीन है, उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। आप क्या करते हो, आप उस वस्तु को धनावेशित करते हो। धनावेशित करने के लिए आपने क्या किया होगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। इलेक्ट्रॉन निकाले, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? मान लो आपने n इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकाले, तो n इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद में आपकी वस्तु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई और आपकी वस्तु क्या हो गई? धनावेशित हो गई। अब आप इस बारे में बात करें कि धनावेशित होने के बाद में वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है? m' हो गया। केस समझ में आ रहा है? आपकी वस्तु उदासीन है, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। आपने क्या किया, अपनी वस्तु में से n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। अगर आपने n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो आपकी जो वस्तु है वो धनावेशित हो गई, जैसा कि आपको लॉजिक पता है। और अब जो वस्तु का द्रव्यमान है वो m' है। एक केस आप ये कर सकते हो कि इसी को आप ऋणावेशित कर दो। ऋणावेशित कैसे कर सकते हैं? ऋणावेशित करने के लिए आपको वस्तु को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, निकालना नहीं है, देना है। तो आपने क्या किया, n इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए।
सिंपल भाषा में बोलूं तो इस वस्तु ने n इलेक्ट्रॉन क्या किए, ग्रहण किए। n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से आपकी जो वस्तु है वो कैसी हो गई, n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से आपकी वस्तु हो गई ऋणावेशित। तो अगर आपकी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से आपकी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, तब अपन मानते हैं कि उसका जो द्रव्यमान है वो कितना हो गया, m डबल डैश। तो ऋणावेशित होने से आपकी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना हो गया, m डबल डैश। ठीक है, मेरा कोशिश रहती है मैं बार बार एक ही चीज़ को क्लास में रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर बच्चे का ध्यान, देखो आपका क्या फोकस का एक लेवल होता है, आप 2 मिनट फोकस करते हो, 3 मिनट फोकस करते हो, फिर आपका ध्यान चला जाता है यार उसको रात को मैसेज किए थे, उसका रिप्लाई नहीं आया, आएगा भी कि नहीं आएगा, है ना। इस तरह की हरकतें करते हो तुम लोग। जनरली बच्चे जो है, आप जिस अवस्था में हो आपका दिमाग वहीं ज़्यादा चलता है, तो आप लोगों का बार बार मेरी तरफ फोकस रहे, उसी के लिए मैं जो है चीज़ों को बार बार रिपीट करता हूँ, है ना। तो इधर आप आ जाओ, पढ़ाई लिखाई करोगे तो फिर आपको मैसेज का वेट नहीं करना पड़ेगा, फिर लोग आपके मैसेज का वेट करेंगे, फिर आपको किसी के मैसेज का वेट नहीं करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखें खासकर। ओके, चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो ऋणावेशित किया आपने, अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ये m डैश, m और m डबल डैश ये तीनों बराबर होंगे? ये m डैश और ये m डबल डैश ये तीनों बराबर होंगे क्या? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, मुझे आप जवाब दीजिए, क्या ये तीनों बराबर होंगे? क्या किसी वस्तु को धनावेशित करने से, ऋणावेशित करने से उसके द्रव्यमान में फर्क पड़ता है? यही हमारा टॉपिक है, इसी के बारे में हमें बात करनी है। यहां पे 2 चीजें होती हैं, पहला होता है कि प्रैक्टिकली क्या सोचते हैं और दूसरा होता है लॉजिकली क्या होता है। देखो, अब प्रैक्टिकली बात करें तो समुंदर है, समुंदर के अंदर जाकर के आप अगर 1 गिलास पानी डाल करके आ गए, मान लो आप गोवा गए और गोवा वाले बीच पर, है ना, आपने जाकर के 1 गिलास पानी डाल दिया। अब आपके 1 गिलास पानी डालने से प्रैक्टिकली, सुनना ध्यान से, प्रैक्टिकली समुंदर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके 1 गिलास पानी डालने से प्रैक्टिकली समुंदर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु लॉजिकली, जहां हम लॉजिक की बात करते हैं, वहां सच में समुंदर के अंदर 1 गिलास पानी ऐड हो गया। उसी गोवा वाले बीच पर अगर आपने 1 गिलास पानी समुद्र में से निकाल लिया तो प्रैक्टिकली समुद्र के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या फर्क पड़ता है समुद्र को, बोले ले जा 1 गिलास पानी ऐश कर, परंतु लॉजिकली अगर देखें तो समुद्र के अंदर से 1 गिलास पानी कम हो गया। बिल्कुल वैसे ही प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ये इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि अगर आप किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे भी दोगे ना तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो पॉइंट यहां पर यह है कि, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो जो अगर आप इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम है, इतना कम है, 9.1 इंटू 10⁻31 इतना कम है कि उसको निकालने से या उसको देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रैक्टिकली। पर लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो आपने अगर इलेक्ट्रॉन निकाले हैं इसका मतलब द्रव्यमान कम कर दिया आपने, और अगर आपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसका मतलब द्रव्यमान आपने बढ़ा दिया। सही बात है। अब अगर दिमाग लगाया जाए, थोड़ा सा सोचा जाए इसके बारे में, तो चीजें ऐसे चलती हैं कि किसी वस्तु में से अगर आपने n इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो उस वस्तु के द्रव्यमान में आपने कमी कर दी, द्रव्यमान में परिवर्तन कर दिया आपने। परिवर्तन बोले तो कमी कर दी आपने। कमी का मतलब मैं बोल सकता हूं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यह है कि आपने कमी कर दी। कितनी कमी कर दी? सोचो, अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो आपने द्रव्यमान उतना कम कर दिया जितना 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है me, तो आपने me द्रव्यमान कम कर दिया। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो आपने कितना द्रव्यमान कम कर दिया? जितना 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। मतलब यहां पे आ जाएगा 2me। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो आपने कितना द्रव्यमान कम कर दिया? जितना 3 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होता है, तो यहां पे आ जाएगा 3। अगर आपने n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो आपने कितना द्रव्यमान कम कर दिया? जितना n इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होता है, तो यहां पे आ जाएगा n। इसी का उल्टा, अगर आपने किसी वस्तु को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो आपने उसके द्रव्यमान में कितनी वृद्धि कर दी? कितनी वृद्धि कर दी? जितनी 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो वृद्धि करी तो प्लस आ जाएगा,
परिवर्तन का मतलब होता है वृद्धि कमी दोनों ले सकते हैं अपन। तो अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो वृद्धि होगी वहां पर। अगर एक इलेक्ट्रॉन को आपने जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो आपने एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर वृद्धि कर दी, 2 को जोड़ा तो 2 के बराबर कर दी, 3 को जोड़ा तो 3 के बराबर कर दी, n को जोड़ा तो n के बराबर कर दी। तो अब मोटी मोटी बात आपको ये समझ में आ गई है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि लॉजिकल रूप में अगर देखा जाए, तथ्यों के आधार पर देखा जाए, तार्किक रूप में देखा जाए, तो जो धनावेशित वस्तु है उसका द्रव्यमान कम होता है उदासीन वस्तु से, और ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है उदासीन वस्तु से। तो यहां मैं एक बात बोल सकता हूं, वो बात यह है कि m डबल डैश जो है वो ज्यादा है m से, और m ज्यादा है m डैश से। इस बात के बारे में आप बात कर सकते हो, ये लॉजिकली अपने आप में सही है। और द्रव्यमान में कितना परिवर्तन आ रहा है उसका फॉर्मूला डेल्टा m बराबर हो सकता है प्लस माइनस n इंटू एम। और इस फॉर्मूले में कौन क्या है आपको पता होना चाहिए। डेल्टा m का मतलब है द्रव्यमान में परिवर्तन, n का मतलब है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, भाई जितने इलेक्ट्रॉन आपने दिए चीजें उसके हिसाब से चलेंगी। तो n का मतलब क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, और me क्या है, me है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 kg। और आपसे कोई बोले कि सर इस टॉपिक इसका नाम क्या है, इस टॉपिक का क्या नाम देना चाहिए अपन को, तो इस टॉपिक का नाम होगा कि आवेश देने पर, आवेश आने पर वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन। आवेश आने पर वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, रिपीट कर दें एक बार, कर देते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप मोटी मोटी बात समझो, अगर एक वस्तु उदासीन है मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है उसके पास। अब अगर आपने उदासीन वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो आपने उदासीन वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उतना बाहर आ गया, मतलब वस्तु के द्रव्यमान में कमी आ गई। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से धनावेशित होती है, मतलब जब भी वस्तु धनावेशित होगी उसके द्रव्यमान में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी, अगर आपने 5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 5 इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों के बराबर कमी आ जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m होता है तो 5 का कितना होगा, 5 इंटू एम। अगर आपने n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो n इंटू एम के बराबर कमी आ जाएगी, सिंपल। इसी का उल्टा, अगर आपने किसी उदासीन वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस केस में उसके पास में इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जितना इलेक्ट्रॉन आए हैं उतना द्रव्यमान बढ़ जाएगा। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 5 इंटू एम ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उतना द्रव्यमान उस वस्तु का बढ़ जाएगा। ठीक बात है एकदम। अंजना जी कह रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। अब एक बात बताओ, मैंने आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन करवाया था, वो क्वेश्चन में द्रव्यमान के बारे में बात कर रहा था, उसको काट के मैंने इलेक्ट्रॉन कर दिया था। अब आपको उसी क्वेश्चन को घर से सॉल्व करना है, उसके अंदर वो द्रव्यमान की बात कर रहा है, कर सकते हो आप उसको, है ना, बताऊंगा मैं अभी आपको। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया आपको कि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है उदासीन से और धनावेशित का कम होता है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, आप चाहें तो नोट्स में देख सकते हैं, नोट्स के अंदर आपको पूरी लैंग्वेज लिखी हुई मिल जाएगी। साइन प्लस माइनस का क्या होगा, ध्यान दें, अगर आप वस्तु को इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो यहाँ साइन माइनस का रहेगा, अगर दे रहे हैं तो साइन प्लस का रहेगा, क्योंकि अगर आप वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो द्रव्यमान कम होगा और दे रहे हैं तो द्रव्यमान बढ़ेगा, इसलिए प्लस माइनस दोनों के ऑप्शन है। इसलिए मैंने यहाँ पे परिवर्तन लिखा है, अगर धनावेशित कर रहे हो द्रव्यमान कम हो जाएगा और ऋणावेशित कर रहे हो तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़िया, कॉपी करो इसको, नोट कर लो इसको अच्छे से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो आपका असाइनमेंट है उसके बाद में मैं क्लास को एंड करता हूं। असाइनमेंट मैंने वैसे आपको दिया था, आपको अगर याद हो तो असाइनमेंट आपको दिया गया था, उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप ही के सामने मैंने चेंज किया था, पढ़िए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन ने कहा है कि जब एक पॉलिथीन के टुकड़े को ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो इतना आवेश आता है, ये Q की वैल्यू है। पॉलिथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ, मतलब डेल्टा M जो है वो आपको निकालना है। तो अब ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट मान लो आज का, ये आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके एप्लीकेशन के अंदर आपको आपकी जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर आपको डालना है। मैं चेक करूंगा कितने बच्चे करते हैं और यहाँ पे आपको ये करना है। इसको मैंने चेंज करवा दिया था पहले, अब ओरिजिनल क्वेश्चन की तरह इसको ले लीजिए,
आप Q बराबर देखो कैसे करेंगे इसको, इसका एक हिंट मैं आपको देता हूं, बहुत सिंपल है। हिंट यही है इसका कि Q इज इक्वल टू NE की हेल्प से पहले आप N निकाल लेंगे और उसके बाद डेल्टा M बराबर N इंटू ME में ये मान रख करके आप डेल्टा M निकाल लेंगे और यही आपको चाहिए। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको क्लास में मजा आया होगा। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। मैं बाहर जा रहा हूँ 3-4 दिन के लिए, तो आपकी थोड़ी क्लासेस डिस्टर्ब रहेंगी 3-4 दिन। बाकी 14 तारीख से हम लोग वापस से कंटिन्यू कर लेंगे। बीच में आ जाएगा सैटरडे संडे, और मैथ्स के लिए आपको एक टेस्ट भी देखने को मिलेगा। तो आप मैथ्स की क्लास में अभी जाएं 4 बजे और वहाँ सर से पूछिएगा, वो कुछ टेस्ट के बारे में आपको बताएंगे। और आपका कल या परसों में एक मैथ्स का छोटा सा टेस्ट भी होगा एप्लीकेशन के ऊपर। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास में बहुत मजा आ रहा है, आप चीज़ों को अच्छे से सीख रहे हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।